ओके, स्टार्ट करते हैं। ये सेशन 25 नवंबर 2024 शिफ्ट सेकेंड आरआरबी एएलपी एग्जाम मैथ्स पेपर का एनालिसिस होने वाला है। इस पेपर में औसतन 20 क्वेश्चन, सारे पेपर में औसतन 20 क्वेश्चन रहे हैं। इस पेपर में भी 20 क्वेश्चन है। तो इस पेपर का पहला प्रश्न जो पेपर नंबर 2 सेकंड पे था, यह है पहला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2424 है, सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ बातें समझने वाली है कि 8 के 3 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, गुणजों मतलब होता है क्या, जो ऐसी संख्या जो 8 से पूर्णतः कट जाए, यानी पूरी पूरी कट जाए। गुणजों का एक मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि 8 का टेबल या 8 की पहाड़ा। तो वो वैसी संख्या जो 3 लगातार होनी चाहिए और तीनों को हम अगर जोड़े तो कितना बनना, 2424 बनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 3 संख्या होगी, पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी, तीसरी संख्या, तीनों का अगर योग किया गया होगा तो 2424 बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि ये तीनों संख्या कैसे फाइंड होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो योग दिया है 2424, मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ। क्यों? 3 संख्या है, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। नॉर्मली ये 3 से जब डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा ना, औसत मतलब क्या, बीच की संख्या आ जाएगी। डिवाइड करते हैं तो इसे डिवाइड करेंगे तो 3/24 0, 3/24 यानी 808 बन रहा है, 808। तो 808 बन रहा है, ये जो कि 8 से क्या है, डिविजिबल है। ओके, तो इसके पहले वाली संख्या क्या होगी, 8 कम होगी तो कितनी हो जाएगी, 800। इसके जस्ट भाग संख्या कौन होगी जो 8 से कटे, तो 816। 808 प्लस 800, 808 प्लस 8 यानी 816। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 816 इधर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अब इस बेसिक से भी देखेंगे कि बेसिक से कैसे बनेगा, क्योंकि बेसिक भी उतना ही जरूरत है जितना हम शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते हैं। बेसिक बहुत जरूरी है, अगर बेसिक ना हो तो फिर चीज़ें उतनी अच्छी से नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले बेसिक भी देखना उतना ही अनिवार्य है। तो बेसिक ये रहा आपके पास, आप इस बेसिक को वीडियो पॉज करके पूरी अच्छी तरीके से बेसिक को देख लेंगे कैसे बनाया गया है। एक एक आपकी बातें समझ में आ जाएगी, यहाँ समझाने की और समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सर्ट्स एंड इंडिसेस से। P/Q के पावर है 2m+2 बराबर Q/P के पावर है 9 - m में m का मान ज्ञात करना है। किसका m का मान क्या है? तो देखते हैं यहाँ पर आप समझेंगे कि जो रूल होते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस से पता क्यों करने का, ये दो रूल आप ध्यान देंगे। पहली ये है, दूसरी ये है। पहली में ये बोला गया कि P/Q के पावर m है, तो आप अगर इस बेस को अगर रिवर्स करेंगे तो बस इतना ही चेंज हो जाता है जितना कि इसका पावर में साइन चेंज हो जाए, पावर में साइन चेंज हो जाए। यानी P/Q है तो मैंने इसे लिखना चाहा Q/P। Q/P लिख सकते हैं, लेकिन इसकी पावर में क्या हो जाएगी, उनके साथ साथ चेंज हो जाएगी। और प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होगा तो प्लस में, ये चीज़ें ध्यान देनी होगी। सेकेंड ये है कि यदि P/Q के पावर m है बराबर में P/Q के पावर n है, यानी दोनों तरफ बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस सेम होने की वजह से पावर भी बराबर होंगे। पावर भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दो रूल ध्यान रखेंगे और इसलिए हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ ही सॉल्व करते हैं, देखते हैं। P/Q के पावर 2m+2, ठीक है। तो हम P/Q के पावर 2m+2 इक्वल टू यहाँ पे Q/P। तो Q/P हमें क्या करना है कि बेस सेम करना है, बेस सेम करना है। तो Q/P है तो हम करेंगे क्या, P/Q। तो बेस हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर की साइन भी चेंज हो जाएगी। यानी अगर माइनस 9 क्या है प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, m है माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी पावर की साइन चेंज हो गई। अब यहाँ पे सेकेंड रूल लगेगा कि अगर बेस सेम हो गई, दोनों में बेस क्या है, सेम है, तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। यानी 2m+2 बराबर में -9 + m। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। अब देखेंगे कि 2m, उधर से m आएगा तो -m इधर से प्लस इधर आएगा तो -2, तो ये होगा m बराबर -9 2 11, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है, यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 है को हटा दिया जाए तो शेष विद्यार्थियों का औसत अंक 90 होंगे। परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, याद करें। तो देखिए इस प्रश्न में क्या करेंगे कि मान लेते हैं पहले कि जो शुरू में कक्षा में विद्यार्थी होंगे वो n होंगे, जिनकी औसत कितनी होगी, 80। कितनी, 80। इसमें से 5 विद्यार्थी, यानी 5 विद्यार्थी जा रहे हैं, कक्षा में से 5 विद्यार्थी जा रहे हैं जिनकी औसत कितनी थी, 40। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि यदि 5 विद्यार्थियों को जिनकी उस परीक्षा में औसत अंक 40 है को हटा दिया जाए, यानी ये 40 औसत वाले परीक्षार्थी हट रहे हैं, विद्यार्थी हट रहे हैं, तो शेष विद्यार्थी, यानी इनमें से 5 विद्यार्थी अब हो गए, शेष विद्यार्थी तो ये हो गए, तो इस विद्यार्थी का औसत अंक कितने होंगे, 90 होंगे। तो इजीली कुछ नहीं, इसमें बहुत आसान है। तो 80 क्या थे, 80 अंक थे n विद्यार्थियों का औसतन अंक, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, 80 n हो जाएगा, टोटल अंक 80 n। इसमें से 40 अंक वाले, 40 औसत अंक वाले विद्यार्थी जा रहे हैं, यानी 40 जा रहे हैं, तो 40 बचे, टोटल कितने हो जाएंगे, 40 बचे, 200 विद्यार्थी, इन 200 अंक वाले विद्यार्थी चले गए। ओके, तो अब कितने बचे, n-5। ये कितने विद्यार्थियों का औसत निकल गया हमारे पास, 90। कितने, 90। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, n से 1 0, ये भी गया, ये भी 0 गया। ओके, तो यहाँ पे बचा 8n -20 इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 9n -45। अब देखो अब तो n हो जाएगा, उधर 8n जाएगा, 8n 9n में से कम होगा तो n होगा, इधर आपके पास 45 आएगा तो +45 हो जाएगा, यानी +45 - 20 घट के n बराबर 25, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अब इसे बेसिक से भी देख लेते हैं। वैसे ये भी बेसिक ही है, लेकिन इसको उसी को मतलब स्क्रिप्ट में इन छोटा में शॉर्ट में कर दिया गया है। ये आपके पास बेसिक रहा जो पहले से बना दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं।
ये मान लिया गया, एक एक स्टेप वाइज किया गया। औसत होता है चीज़ों का कुल योग, मतलब प्रेक्षकों का कुल योग, जितनी भी वस्तु है, जितने भी थिंग्स है, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनका कुल योग बटा में उनकी कुल संख्या होता है एवरेज। ये चीज़ आपके सामने है, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर, यदि दो समानांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है, तो दोनों कोणों में से सबसे बड़ा कोण कौन सा है? ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बोला कि दो समानांतर रेखा, एक तिर्यक, दो समानांतर रेखाएं, एक ये और एक ये, दो समानांतर रेखाएं हो गया। रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा, एक ये तिर्यक रेखा होगी। कौन सी हो गया? तिर्यक रेखा। ओके, तिर्यक छेदी रेखा एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है। तो ये अंतःकोण हो गया, ये तिर्यक रेखा का अंतःकोण, ये और ये होंगे। तो 2:3 है, मतलब 2:3 मतलब क्या? 2x और ये 3x, दोनों का, तो दोनों में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ें समझने वाली कि जो दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा जब काटती है तो उसके बीच जो आंतरिक कोण होते हैं उनका योग 180 होता है, यानी 2x + 3x बराबर 180। ओके, यहाँ पे 5x हो गया, 5x बराबर 180, x बराबर क्या होगा? 36, x बराबर 36। तो बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो 3 गुने x के जगह पे हम 36 रखेंगे, तो ये कितना होगा? कितना होगा? 108 ही तो राइट। 3 गुने 36, 3 9 36 18, 108 डिग्री। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये 11 नंबर पिछला ही प्रश्न है, इसको मैंने नोट में यहाँ पे आप नोट कर लेंगे चीज़ों को, कि आंतरिक कोण जो होता है वो दो तिर्यक रेखा के जो आंतरिक कोण बनते हैं दोनों का योग 180 बनता है। इसे हम ज्ञात करना है इन तीन संख्याओं का। बहुत आसान है, इसे भी दो तरीका से हम देख लेते हैं। शॉर्ट तरीका से ये बाई ऑप्शन भी बनाओगे, विद इन सेकेंड सॉल्व होगा। तो ये 84, 105 और 140 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप इसमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं आपके सामने, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए। तो यहाँ से आप क्या समझते हैं कि वैसी संख्या में ज्ञात करनी है जो इन तीनों संख्याओं को से डिवाइड हो जाए, तीनों संख्याओं से क्या हो जाए? पूरी पूरी कट जाए। तो आप देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या ले लो, 140 है। 140 सबसे बड़ी संख्या तीनों संख्याओं में। 140 देखो कि किसको काट रही है पूर्णतः? 240 को काटेगी? नहीं। 360 को काटेगी? नहीं। 120 को काट पाएगी? नहीं। एक ही बचा ये ऑप्शन नंबर 2, 420, 3 बार में पूर्णतः कट जाएगी। यानी एलसीएम का मतलब ही होता है कि वैसी संख्या जो उसको पूरी तरीके से काट दें, ठीक है, यानी 84 से भी कट जाए, 105 से भी कट जाए, 140 से भी कट जाए, तो एक ही संख्या है 420। ओके, अब इसे शॉर्ट तरीका से भी आप शॉर्ट तरीका तो देख लीजिए भाई, ऑप्शन नंबर हो गया 2। अब थोड़ा बेसिक से भी देख लोगे, अगर सॉल्व करना हो एलसीएम तो आप सबसे बड़ी संख्या लोगे 140, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या लोगे, जो भी संख्या दी गई होगी सबसे बड़ी संख्या लोगे, तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 140। अब देखो कि 140 के बाद अब इससे छोटी कौन संख्या है? 105। तो क्या करोगे? 105 में 140 से डिवाइड दोगे, काटोगे, पहले इसे काटोगे जब जहाँ तक कट जाए। तो यहाँ पहले कोशिश करते हैं कि 5 से कटा ले, सबसे छोटी संख्या 5 दूनी 10, 21 बार। ये 5 से कटाओगे तो 5 दूनी 10, 5 बटे 40, फिर 7 से जाएगा, 7 28, 17 21। अब नहीं कटेगा, यानी अब कितना बच गया नंबर? 3 संख्या बच गई शेष में कटाने के बाद। 105 में हम 105 ऑपरेशन कर रहे हैं, तो 3 बच गई, 3 से हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब कौन संख्या बचे? 20 का काम हो गया। अब बचा ये 84, तो 84 में फिर डिवाइड देंगे जो हमारे यहाँ पे संख्या बनी है, 104 गुने 3, 140 गुने 3, 140 गुने 3, ये काटेंगे, 3 दूनी का 6, 2 3 बटे 24, 28 बचे 140, यानी यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। 84 के पास क्या बचा? शेष 1, तो फिर यहाँ 1 डाल देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 14 14 दिया 42, 10 420, आंसर हो गया। ऐसे सारे एलसीएम बनेंगे अगर बनाना चाहो तो, सारे एलसीएम, एक भी एलसीएम का प्रश्न नहीं छूटेंगे। ये बहुत विदिन सेकंड वाला ये भी मेथड है, ये बन जाएगा। नहीं तो आप आई ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो ये इसमें वेरिएबल कितने हैं? जेड और वाई, दो ही वेरिएबल दिए गए हैं, तो दोनों की वैल्यू हम 1 के बराबर करते हैं। 1 के बराबर दोनों के वेरिएबल क्यों करते हैं, ये आगे चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये एक क्विक ट्रिक्स है। तो दोनों वेरिएबल का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 होगा, 2 में से 5 जाएगा -3, -3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। ओके, प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2, 5 2 7, 7 के स्क्वायर 49, माइनस यहाँ पे 1 रखेंगे जेड की जगह पे, तो 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में 25 गुना करेंगे तो क्या होगा? 25, राइट। ये हो जाएगा कितना? 5 8 58, 58 में से हम 25 घटाएंगे, कितना बनेगा? 33, कितना बन गया? 33, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई? 33। तो हम इसको ऑप्शन बाई ऑप्शन ये सॉल्व करने वाले हैं, तो इसमें देखेंगे ये कॉमन से ऑप्शन में वाई और जेड की वैल्यू एक पुट करने पे 33 बन रहा है। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 19, 19 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? 19 में से 4 जाएगा तो ये तो 33 बन नहीं रहा, 19 में से 4 जाएगा हो जाएगा 15, तो ये भी नहीं बना, गलत। यहाँ 1 रखेंगे तो 29, यहाँ 1 रखेंगे तो 4, 29 में से 4 जाएगा क्या होगा? 25, ये भी नहीं बन रहा। यहाँ 1 रखेंगे तो 29, 29 प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो 4, 29 4 क्या हो गया? 33, यानी ऑप्शन नंबर 3 मार के हम निकल जाएंगे एग्जाम हॉल में। बहुत आसान ये तरीका है, ऐसे अगर वेरिएबल का दिया हो प्रश्न तो एक पुट करके हम जाँच कर सकते हैं। बाकी बेसिक के लिए आपके पास ये रहा, आप इसे बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे, यहाँ करके माइनस कर लेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमने a + b के होल स्क्वायर पे सॉल्व कर रखी है, आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। हम मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को इतना में बेचना चाहता है, इतना में मतलब बेचता है, तो वस्तु का मूल्य
कितना था, वस्तु का मूल्य शुरू में कितना था। ओके, तो आओ ये बहुत आसान प्रश्न है, इसे समझते हैं। एक व्यक्ति ने 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को इतना रुपये में बेचता है, तो इसे आप क्या करोगे, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, 12.5% का वैल्यू 1/8 होगा, यानी इस परसेंटेज को फिर में चेंज करेंगे तो 1/8 होगा। ओके, तो कितना में फाइनली बेचता है, 247.50। ओके, तो ये कितने लाभ में बेचना अर्जित करना चाहता है, 1/8 यानी 12.5%। लाभ की बात आ रही है तो आप एक जोड़ देंगे, यानी 9/8। 9/8 ये हमारा हो गया है बेचना इन एस पी, तो 8/9 कर देंगे, हमारा सी पी का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा सी पी की वैल्यू। 1 0 से 1 0 क्या, यहाँ 9 से कटा लेंगे, इसी कट जाएगा, 9 दूनी का 18, 6 9 7 63, 9 7 63, 4 9 5 45, 275। जब 275 में हम गुना करेंगे किसे, 8 से, तो ये बनेगा 8 5 40, 4 8 7 56, 6 8 दूनी 16, 16 4 16 4 20, सही गुना हो रहा है। 8 5 40 की बात मंगल 4, 8 7 56 56 56 4 56 4 60 की 6, 8 दूनी 16 16 6 22, ठीक है, क्या हो रहा है 22, अब बटा में 10, 1 0 से 1 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया 220, राइट, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बेसिक रहा आपका, इसी प्रश्न का बेसिक में सॉल्व किया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। औसत पूछा है 30 और 50 के बीच, तो 30 और 50 के बीच और जितनी अभाज्य संख्या है पहले वो निकाल लेते हैं। तो होगा 31 प्लस, इसके बाद होगा 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस, इसके बाद कौन सी होगी 47, अब नहीं होगी। इन सब का हमने योग कर लिया। ये संख्या है 1 2 3 4 5, 5 हमने डिवाइड भी कर दिया। तो ये जब योग करेंगे इसको बारी बारी से तो 199 बनेगा, 199। 5 से 15, 4 49, 5 9 45, 4 5 8 40, यानी 39.8 आंसर। ओके, अगला प्रश्न है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ये आपका प्रश्न रहा। चलिए बहुत आसान प्रश्न, इसे देखते हैं। बोल क्या रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं का दुगनी हो जाती है। मान लो कि कोई धनराशि 1 है, वो 12 वर्षों में कितना हो गया, दुगनी हो गया। कितना हो गया, दुगनी, 12 वर्ष में दुगनी हुआ है। ध्यान देंगे ये 1 से 2 पे आने के लिए कितना समय लगा है, तो 12 वर्ष लगा, 12 ईयर्स लगा है। ठीक है, अब पूछ रहा है प्रश्न कि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी, यानी ये संख्या स्वयं की 8 गुनी। तो पहले आओ इसको दुगुनी करने के लिए, दुगुनी का 4 करने के लिए फिर 12 वर्ष लगेगा। ओके, बहुत आसान प्रश्न है। इसको फिर दुगुनी करने के लिए 12 वर्ष लगेगा, यानी 4 दूनी का 8। तो आप आओ यहाँ देखोगे कि 1 से ये 8 गुनी करने में, ध्यान दोगे यहाँ से 1 से ये 8 गुनी करने में कितना समय लगा, 12 + 12 + 12 यानी 36 वर्ष। 36 वर्ष में ये क्या हो जाएगा अपने आप का 8 गुनी, 1 से 8 तक, यानी 8 गुनी होने में कितना वर्ष, 36 वर्ष। बहुत ईजी प्रश्न था, 36 ईयर। ओके, समझे। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्तियों को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ओके, बहुत ईजी प्रश्न है, ज़्यादा कुछ नहीं करनी है। इसमें एक फॉर्मूला आती है, आप उसे ध्यान रखेंगे, M1 D1 H1 बटा में W1। ओके, यानी पहला दोनों को हम इक्वल कर लेंगे। पहले देखेंगे मैंने कितना है 25 गुना D1 कितना दिन लगता है 8 दिन। ओके, H1 यानी कितना आवर है 15 आवर। अब बटा में W1 कितना काम किया, तो 5 यूनिट किया है। इक्वल में अब इस साइड का भी देखते हैं कि 12 व्यक्ति हैं, कितने दिन दिन पूछ ही रहा है, तो दिन को हम D से डिनोट करते हैं, D तो फाइंड करना है हमें। ओके, कितने घंटे 20 घंटे, 20 घंटे कितना काम किया, 10 यूनिट काम किया। दोनों तरफ 10 यूनिट की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमने दिन को D से डिनोट कर दिया है, इसे ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया 50 25। ओके, ये है 20 घंटा, 20 घंटा है, तो 5 चौका 20, 2 दूनी का 4, 5 दूनी का 10। ओके, अब आते हैं इधर, अब देखते हैं कटेगा, 4 3 आई 12, 5 3 आई 15। ओके, 4 दूनी का ये 8 हो गया, क्या हो गया यहाँ 2, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ 5 उधर जाएगी भागा से गुना में, तो D बराबर कितना होगा 50 25 3, 50 25 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 40 नंबर पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे। कौन से वर्ष में, पिछले वर्ष, प्रीवियस ईयर में कितने बच्चे थे, 610 बच्चे थे। इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई है। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां फिलहाल है, ये पूछा रहा है। ओके, बहुत ईजी प्रश्न है, इसे सॉल्व करते हैं। 610 लड़के, कितने लड़के थे 610, पिछले साल ही 610 लड़के थे, इस वर्ष नहीं है, पिछले वर्ष थे। इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई। इस वर्ष में फिलहाल इस वर्ष में संख्या में 20% की कमी आ गई है, किसमें, बॉयज़ की संख्या में। तो 20% की कमी हम कर लेते हैं, तो 20% की कमी करते हैं, तो हम ये इसे तो बहुत तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। हम जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं आप ध्यान से समझो।
पिछले वर्ष कितने थे 610, इस वर्ष 20% की कमी हो गई है, 20% की कमी हुई है, यानी इस वर्ष कितने प्रतिशत बचे हैं 80% बचे हैं, 20% की कमी हुई है तो बचे कितने 80% बच्चे बची है, तो 80% मतलब 80/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, राइट। 61 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 488, ठीक है। अब इतने बॉयज़ की संख्या बच गई है वर्तमान साल में, ठीक है। अब आइए, यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या, फिर इसी वर्ष जिस वर्ष 488 बच्चे बचे हैं बॉयज़ में संख्या बची है, इसी वर्ष लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, यानी लड़का की जो संख्या 488 है इसका 175% मतलब बटा में 100 क्या है, ये लड़कियों की संख्या हो गया, ये गर्ल्स की संख्या हो गया, ध्यान देंगे ये पूरी गर्ल्स की संख्या हो गई। तो स्कूल में कितनी लड़कियाँ हैं तो इसे कैलकुलेट कर दो, वो लड़कियों की संख्या आ गई। ओके, तो इसे कैलकुलेट करनी है हमें इजीली, कोई इसमें वो नहीं है। तो आप क्या करो कि 25 चौका से 4 से कटाओ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ओके, अब इसे कटाओगे 25 बार में, 25 बार में ये कटाओगे तो आप कितने बार में कटेगा 25 आते 175। ओके, 122 में हम 7 से गुना कर लेंगे, वही हमारे गर्ल्स की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी तो 62 84 854, ये क्या होगा गर्ल्स की संख्या हो गई। ऑप्शन नंबर 4, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 46 नंबर, अनुपात समानुपात, ये पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था, मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं कि बाहर से बाहर गुना करते हैं, अंदर से अंदर गुना करते हैं, यानी अंदर से अंदर लड़ाई होगी, बाहर जो होगा बाहर को बाहर से लड़ाई होगी, यानी 18 गुने वाई बराबर में 24 गुने 24। ओके, राइटिंग पे नहीं जाएंगे, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 24 गुना 24 बराबर में 18, ये 36 18 6 का 24, 3 8 24 और 4 32 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, पहले ग्राफ वाले प्रश्न में सबसे पहला काम करते हैं, नीचे प्रश्न पढ़ेंगे तब कुछ और दाग छा करेंगे। वर्ष 2020 में, 2021 और 2022 में मिलाकर, ये तीनों वर्षों को मिलाकर चावल का कुल उत्पादन कितना है, टन में बताना है, लाख टन में। कुल उत्पादन पूछा है 3 साल का, तो आओ अब ग्राफ में दाग झा करो। ये वर्ष है 2018 2019 20 21 22, इधर उत्पादन टन में, ठीक है, ये सब जो संख्या है उत्पादन की संख्या, यानी 2020 2018 में इतना उत्पादन हुआ है, 2019 में इतना उत्पादन हुआ है, तो ये उत्पादन की संख्या हमें क्या चाहिए 2020 का, 2020 का ये खंभा रहा, कितना उत्पादन हुआ है 100। ओके, कोई बात नहीं, प्लस 2021 में कितना उत्पादन हुआ है 60, बहुत बढ़िया 60, प्लस 2022 में कितना उत्पादन हुआ है 80, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब इन तीनों को योग कर लेंगे, 814 10 24 यानी 240 लाख टन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला प्रश्न, एक आयत की भुजाएं 8:10 के अनुपात में है, तो और उसका परिमाप 90 सेंटीमीटर, तो इस आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आप बताओ भाई साहब कि परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप हमारे पास तो दे दिया है 90, ठीक है, सब जगह भी हम लोग पुट करते, परिमाप 90 हो गया, 2 का 2 हो गया, लंबाई कितना है तो ये 8x है, ये 10x है, इसे बाहर लाओगे तो यूनिट में लिखते हैं, कोई एक यूनिट ले लो, 8x ये हो गया 10x, तो लंबाई तो वैसे बड़ी होती है तो 10x ले लेते हैं लंबाई, और चौड़ाई 8x, तो ये तो इधर कट जाएगा 45 बार में, 45 इधर हो गया, ये क्या हो गया 18x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 45/18, 45/18। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, आगे बहुत बढ़िया। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 18 दूनी 36 यानी 2.5 काटेंगे तो 2.5 बनेगा। अब पूछ रहा है जो आ जाओ इस आयत का क्षेत्रफल बताओ भाई, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई अब निकालो, लंबाई क्या था 10x था और चौड़ाई कितना था 8x, तो आप ऐसे कर सकते हो 10x लंबाई था, चौड़ाई था 8x, यानी कितना हो जाएगा 10/80 x²। ओके, तो 80 गुना x की वैल्यू हमारे पास होगा 2.5, 2.5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 2.5 ये दशमलव रहेगा तो 10 होगा, इसमें भी दशमलव जाएगा तो नीचे 10 होगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ये 25 2 बचे 10 2 चौका 8, यानी क्या बच गया आप ध्यान से देखोगे तो 4 बचाए, फिर 25 बचाए, फिर 5 बचाए, तो 5 चौका 20 गुने 25 यानी 50, यानी 1 जीरो और लग जाएगा, 5 25 चौका 25 चौका 100, 100 गुने 5 500, ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी हो जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो कर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी एक जगह 20% की कमी हो रही है, एक जगह 15% की वृद्धि हो रही है, तो आप इजीली बना सकते हैं x माइनस वाई प्लस XY/100, ये फॉर्मूला पे अप्लाई कर दीजिए, यानी x की वैल्यू 20 माइनस वाई की वैल्यू 15 प्लस 20 गुना 15/100, तो ये आप 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 2 5 10 5 3 आई 15, यानी इस यहाँ तक की वैल्यू क्या बनी 3। अब इसे हम घटाएंगे 20 में से 15, तो 5 + 3 यानी 8% की ओवरऑल कमी होगी, 8% की ओवरऑल कमी हो गई, ये चीज़ें आप समझ रहे हैं, 8% की ओवरऑल कमी हो गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्थिर जल में 3 किलोमीटर की नाव से चाल चल रहे हो, एक नाव की धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने इसकी तुलना में दोगुना समय लगता है, तो धारा के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या बताया ना, नाविक की चाल, तो आओ देखते हैं। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे हैं एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में, यानी 3 किलोमीटर नाव की चाल है, नाव की चाल यानी बोट की चाल क्या है
किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल यानी डाउन स्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में, धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में तो यहाँ पोर्ट की क्या हो गई हमारे पास चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और करंट की क्या हो गई, करंट का चाल यानी धारा की चाल मान लेते हैं हम कि y किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम 3 + y, अप स्ट्रीम क्या होगा 3 - y किलोमीटर प्रति, ये तीनों किलोमीटर प्रति घंटा है। ये स्पीड मैंने लिखा है तो सब किलोमीटर प्रति घंटा, और लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा में। ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक नाविक धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में, 50 किलोमीटर जाने में यानी 50 बटे धारा के प्रतिकूल 3 - y स्पीड है हमारे पास, 3 - y अप स्ट्रीम का। धारा के अनुकूल 85 किलोमीटर जाना है यानी 3 + y की स्पीड से जानी है। जाने में की तुलना में दोगुना समय लगता है, दोगुना समय लगता है प्रतिकूल जाने में। तो दोगुना समय लगता है तो इसमें भी हम दोगुना समय लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा, इसमें भी समय दोगुना कर देंगे बराबर हो जाएगा। तो धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या है, धारा के अनुकूल यानी हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। ओके, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो 50 बाहर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या इसे ऐसे करें तो 50 - 3y बराबर में 50 गुने 3 + y, यहाँ गुना में तो ये भागा में आ जाएगा, इधर कर लेते हैं, यहाँ 2 से कर देते हैं। ओके, यहाँ से 50 से 50 कट गया, ये 6 - 2y ये इधर जाएगा, और इधर से गुना करेंगे तो बनेगा 3 + y। ओके, तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये मान लेते हैं कि y इधर ही रहे, उधर से 2y इधर आ गया। ओके, ये 6 उधर चल गया, 3 - 3, ये 3y बराबर में 3, y बराबर में क्या हो गया 1, y की वैल्यू क्या हो गई 1। जब y की वैल्यू 1 होगी तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम ये है 3 + 1 यानी 3 × 1 = 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। समय को ध्यान रखते हुए अगला प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समान समानांतर पटरियों पर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेंगी। ओके, हमें बताना है क्या, टाइम बताना है। तो टाइम बताने के लिए ऊपर डिस्टेंस चाहिए और नीचे वेलोसिटी यानी स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो डिस्टेंस 2 रेलगाड़ियों के बीच चल रही है, तो 2 रेलगाड़ी दोनों की क्या दूरी है 250 किलोमीटर, 250 मीटर में है, 250 मीटर और 250 मीटर, ये उसकी दूरी ही क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। अब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक की है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो विपरीत दिशाओं में जाने से क्या होगा, तो हमारा वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगा, 90 और 60 दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएगी। तो ऊपर क्या हो गया 500 मीटर। ओके, 500 मीटर ऊपर है, नीचे क्या है 9 6 15 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड करने के लिए 5/18 से भाग देंगे, 18 से भाग देंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, ये 1 0, ठीक है। ये होगा 5 से 5 कर गया, यहाँ 10 है, यानी 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, 3 × 6 = 18, 6 दूनी का 12 सेकंड हमारा क्या हो गया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, यदि दीवार का 10% भाग मोटार से भरा हुआ है तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर नहीं हुआ 60 सेंटीमीटर, यहाँ प्रश्न में गलती दिया हुआ है, आप इसको सुधार लेंगे। इंग्लिश वाले पेपर में सही दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक यहाँ पे 2 चीज़ें, एक दीवार तैयार होनी है, इससे तो ईंट होनी है। दीवार भी घनाभाकार होगा, ईंट भी घनाभाकार है। घनाभाकार का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो दीवार के घनाभाकार का आयतन बटा में ईंट के घनाभाकार का आयतन से डिवाइड देंगे, तो ये हमारी ईंटों की संख्या प्रॉपर्ली निकल के आ जाएगा। तो पहले दीवार का देख लेते हैं। तो दीवार में 24 मीटर है, तो मैं 24 मीटर को 24 मीटर ही रखता हूँ। 8 मीटर चौड़ा है, 60 सेंटीमीटर मोटा है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। इसमें और चीज़ देखेंगे 10 मीटर क्या है, मोटार है, इसका मतलब कि कंक्रीट है, बालू पत्थर जो होती है वो है। तो बचा कितना 90% ईंट का प्रयोग होने वाला है, 90% ईंट का प्रयोग होने वाला है। इसको हम डिवाइड देंगे ईंट का आयतन से। तो ईंट का आयतन क्या है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर मीटर में करेंगे, 100 से डिवाइड देंगे। 12 सेंटीमीटर 12/100 मीटर में कर रहे हैं, 8 को 100 से, ठीक है। अब काटेंगे ये 100 से, एक सेकंड यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले कटिंग लगाएंगे। ओके, 100 से ये 100 कट गया, 100 से ये भी 100 कट गया। अब देखिए 24 से ये 24 गया, 8 से ये 8 गया। ओके, ये 12 × 5 = 60, क्या हो गया 12 × 5 = 60। तो ऊपर क्या बचा 5 × 9 ऊपर 5 × 90, नीचे क्या बचा भैया 1/100 बचा है, 1/100। तो ऊपर 5 × 90, ये 100 को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 × 5 = 45, 3 0 लगाएंगे यानी 45,000, आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ये पेपर में 17 नंबर प्रश्न पे पूछा गया था। 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो थीटा एक न्यून कोण है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे हम ऑपरेशन करेंगे। sin स्क्वायर थीटा क्या है, sin स्क्वायर थीटा बराबर में 1/4 होगा, 4 इधर गुना से आएगा भागा में, तो sin थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर जाएगा रूट में तो 1/2। अब बताइए थीटा की वैल्यू यहाँ क्या रखी जाएगी 1/2 आएगा, तो 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। cos स्क्वायर थीटा इन थीटा की जगह पे 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, √3/2 के स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9, √3/2 सॉरी यहाँ √3 नहीं होगा, cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ थीटा जगह पे क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे, तो 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 के होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर प्लस में tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1/√3 के होल स्क्वायर। ओके, अब इसके स्क्वायर करेंगे तो 3/4 होगा प्लस में 1/3, यानी यहाँ एलसीएम हो गया 12, 4 × 12 = 9, 3 × 4 = 12, 4 यानी 9 4 13 बटे में 12 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न,
अगला एवं अंतिम प्रश्न है इस पेपर का, शिफ्ट 2 का है। किसी सौदे में 40% और 60% की दो क्रमिक छूटें दी गई है, तो इसका एकल छुट्टी, एक छुट्टी क्या किसके बराबर होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100। ओके, एक्स की वैल्यू होगी 40 प्लस वाई की वैल्यू 60 माइनस 40 गुने 60 बटा में 100। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 40 60 100 माइनस ये एक जीरो कट गया यहाँ से, अच्छा जाएगा 24, ये कट के क्या हो जाएंगे हमारे पास 76% हो जाएगा, प्रतिशत में आएगा 76% एकल छूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला वीडियो में मिलते हैं शिफ्ट 3 का एनालिसिस। ओके।